very good morning to everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So today we are going to continue our series, that is part 2 of LLP Limited Liability Partnership. एज़ वी नो कि हमने फर्स्ट पार्ट में इसके काफ़ी डेफिनेशंस, काफ़ी टर्म्स जो हैं वो कवर कर ली थी। अब हम इसके पार्ट 2 में बढ़ते हैं, जिसमें हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जितने लेफ्ट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद LLP एग्रीमेंट। तो ये डिफ़ाइन करा जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर, जिसका मतलब होता है जितने भी LLP में पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, जहाँ पे हर एक म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज़, रिलेशंस, एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन द LLP एग्रीमेंट। पार्टनर्स के नेम, एड्रेस, उनके ऑफिसेज वगैरह सब कुछ वहाँ पर रिटन होता है। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू बी रिटन। और ये पार्टनरशिप डीड की तरह माना जाता है। जैसे हम पार्टनरशिप में डीड बनाते थे, उनके PSR, उनकी सैलरी, हर एक चीज़, राइट्स, ड्यूटीज़ हम वहाँ पे मेंशन करते थे। सेम एज़ यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये कुछ कंटेंट्स हैं जो LLP के एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं, लाइक नेम ऑफ द LLP, एड्रेस, नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, तो आप वहाँ से पहले जाकर पूरा वीडियो गो थ्रू करिए, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट देखेंगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो सैलरी ऑफ पार्टनर्स, PSR पार्टनर्स के सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है इन दी ओरल फॉर्म, रिटन फॉर्म, बट रिटन फॉर्म जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल माना जाता है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ LLP, कि क्या फ़ायदे हैं LLP के। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था, सेकंड में आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पहचान अलग होती है। इसका फ़ायदा बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बिजनेस अलग होता है और पार्टनर्स जो होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं यहाँ पे कंपनी के, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ये सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं करती। सेकंड मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ऑब्वियसली नेम ही है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, जो उनका भार है, उनकी जो बोझ है, वो एक लिमिटेड स्तर तक होती है। कोई भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी उनको पे आउट नहीं करनी पड़ती है, जैसा कि हम कंपनीज़ में देखते हैं। पार्टनरशिप में भी कई बार हम देखते हैं कि उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है किसी किसी केसेस में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि LLP है तो बहुत ज़्यादा कैपिटल हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होती है, क्योंकि लाइबिलिटी हमें ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट करनी ही नहीं होती। नेक्स्ट आता है कि फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि उनको काम करने का फ्रीडम होता है। कोई भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं होते। वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू, बट इन द लिमिट्स ओनली। लाइक वो लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के, बट उनके पास फ्रीडम अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है मैक्सिमम पार्टनर्स में। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लाइंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अदर देन दी पार्टनर्स, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उनके ऊपर लाई करती हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होती है नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो चेंजिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम विदाउट चेंजिंग कुछ भी काम हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक पार्टनर्स, यहाँ पे कई बार पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं, पार्टनर्स के माइंडसेट चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो हाउ कैन वी इम्पोज इन विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन दी LLP। नेक्स्ट आता है बट येस, वो एग्रीमेंट के साथ साथ होंगी, एग्रीमेंट में वो रिटर्न होगा कि आपने कितने चेंजेस किए हैं, कब किए हैं, कैसे किए हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। यहाँ पर कोई भी टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, जहाँ पे हर एक पार्टनर की इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बहुत ज़्यादा ईजीएबल होता है टैक्स पे करने के लिए भी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। वो सिर्फ क्या होता है कि हम मान के चल लेते हैं कि यस, लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहने वाली है, पर कई केसेस में क्या होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होने लगती है तो सारी की सारी लाइबिलिटी जो है वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए पार्टनर्स ही पे आउट कर देते हैं। तो इट इज़ हाउ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, कई बार ऐसा केसेस में होता है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग है। हर एक पार्टनर के पास आपको जा करके उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के साइन करवा के बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है ये। अभी आप इसके आगे स्टेप्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एसेट्स कंट्रीब्यूशन। कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स जो है वो अपने एसेट्स तो दे देते हैं, कैश दे देते हैं, पर उनको वो चीज़ रिटर्न नहीं मिलती है जो कि हमें एग्रीमेंट में लिखा है कि हाँ वो आपको यूज़ करने के बाद रिटर्न मिलेगी, या फिर आपको उसके ऊपर पे कंसिडरेशन मिलेगा, पे ऑफ मिलेगा। पर ऐसा कई बार होता नहीं है, तो वो भी कई बार इशू बनता है LLP का। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ये बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ट्रांसफरेबल नहीं होती एक तो ऑनरशिप विदाउट ऑब्टेनिंग कॉन्सेंट। मतलब हर एक पार्टनर्स का हमें एलएलपी में हर एक पार्टनर्स के मत जानने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनरशिप। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये कि सबके पार्टनर्स के मत जानने के बाद किसी को भी एक को हम ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करें। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन टू एलएलपी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी जो कंपनीज़ हैं वो एलएलपी नहीं बन सकती हैं, तो फर्म, पार्टनर्स कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, मैंने आपको पूरा चार्ट बनाया था, उसमें बताया था ये जो है वो एलएलपी बन नहीं सकती है यहाँ पे। तो ये भी इशू माना जाता है कि पावरफुल कंपनीज़ हैं जब वो हमारी एलएलपी जो है वो क्रिएट नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है कि जो लाइबिलिटी है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे ज़्यादा होती है। आप डेजिग्नेटेड पार्टनर पहले एक बार पढ़ना कि होते क्या हैं। तो लाइबिलिटी जो है वो उन पे ज़्यादा होती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज माना जाता है। यहाँ पे लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, यानी कि सीक्रेट कोई भी चीज़ रह नहीं पाती है। एलएलपी में बहुत पार्टनर्स होते हैं तो हमें अपनी हर एक सीक्रेसी को ना सबके सामने डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इससे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और लॉस्ट हो जाती है कई बार। तो सीक्रेसी जो है वो यहाँ पर डिपेंड नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आता है नो एक्सेस टू पब्लिक मनी। जो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो मनी है वो पार्टनर्स ही देते हैं, तो ये यहाँ पे हम कोई पब्लिक से मनी जो है वो नहीं क्रिएट करते हैं। तो ये कई बार लैक ऑफ कैपिटल भी शोइंग होता है कि हाँ पार्टनर्स कितना ही पैसा दे देगा आपकी कंपनी में, क्योंकि कंपनी हार्ड टू हार्ड टेक 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार जो है वो लैक ऑफ कैपिटल भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस ज़रूर कर लेना, डिफरेंस ज़रूर आता है पार्टनरशिप, कंपनी और एलएलपी में। सारे के सारे बेसिक्स हैं यहाँ पर और तीनों के डिफरेंसेस हैं, तो आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ना। हार्ड टू हार्ड 3 to 4 डिफरेंसेस आप इससे याद कर लेना, दैट इज़ मच इनफ देन दैट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सारे के सारे डिफरेंसेस खुद पढ़ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, यानी कि हम एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये अंडर सेक्शन 11 के अंडर में आता है। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर करना। तो हम किसी भी एलएलपी को किस तरीके से रजिस्ट्रेट करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि 2 और मोर जो पार्टनर्स हैं वो एक साथ आते हैं एलएलपी बनाने के लिए। 2 तो मैंने आपको बताया था मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स जो वो एक साथ आते हैं एलएलपी को फॉर्म करने के लिए। सेकेंड में होता है कि डिसाइड करते हैं कि पार्टनर्स कौन होंगे और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स मैंने आपको बताया था कि वो पार्टनर्स जो पार्टनर्स से भी ऊपर होते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो पार्टनर्स से ज़्यादा होती है, और वो जो भी हमारी कंपनी में क्योर्स होंगे या कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लेते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं कि पार्टनर्स कौन होंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे एलएलपी में। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो हैं वो नोट करते हैं, DPIN के अंदर ये चीज़ें नोट होती हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अंदर जितनी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो DPIN के अंदर जो रिकॉर्ड होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं नेम की, कि कौन सा नेम जो है वो मार्केट में फ्री है जिसमें हम अपने एलएलपी को नेम प्रोवाइड कर सके, क्योंकि कंपनीज़ के नेम होते हैं तो वहाँ पर वो ऐसी नेम प्रोवाइड करते हैं जो ना हो, जो फ्री नेम हो, जिसकी अवेलेबिलिटी हो मार्केट के अंदर, तो हम वो नेम जो है वो सुटेबिलिटी में देते हैं। अदरवाइज सेम नेम की कंपनीज नहीं होती। अगर एक नाम की कोई कंपनी है तो वो कॉपीराइट में मानी जाती है सेकेंड वाली। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम फिल करते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फीस वगैरह सब कुछ पे आउट करते हैं, जितने भी नीडेड है डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जितने भी एग्जामिन्स के थ्रू डॉक्यूमेंट्स है हम हर एक चीज़ का ऑर्डर इशू करते हैं। जिस चीज़ की नीड होती है उस चीज़ को ऑर्डर एग्जामिन चेक करते हैं कि क्या चीज़ सही है, इसके अंदर क्या चीज़ गलत है, किसको हटाना है, किसको रखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में हम एलएलपी का एग्रीमेंट जो है वो फाइल कर देता है, यानी कि वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी एलएलपी को क्रिएट करते हैं। ये आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है कि डायरेक्टली कि आप स्टेप्स बताओ या प्रोसेस क्या है रजिस्टर करने का, इनकॉर्पोरेट करने का एलएलपी को। तो ये 6 स्टेप्स आपको लिखने हैं वहाँ पे। अब ये नीचे आ रहे हैं कि ये जो हमने भी 6 स्टेप्स डिस्कस करे, इसको ही हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके अंदर, फिर भी अगर आप चाहें तो इसको खुद पढ़ लेना एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की नीड नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी जो था इंपॉर्टेंट मैंने आपको शेयर कर दिया, आप इसे खुद एक बार रीड आउट करना। यहाँ पे एक टर्म आ रही है दैट इज़ पेनल्टी। पेनल्टी क्या होता है, देखो पार्टनर्स जब यहाँ पे डेसिग्नेटेड पार्टनर्स हो, इधर वो कोई भी पार्टनर्स हो, अगर वो यहाँ पे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो पार्टनर्स अगर कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन करता है, यानी कि फॉल्स चीज़ें बताता है, गलत चीज़ें, गलत स्टेटमेंट देता है, गलत बात करता है, तो यहाँ पर उसको पेनल्टी लगती है। कुछ ऐसे पनिशमेंट होती है जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में डालना, और किसी भी तरीके से आपको कंसिडरेशन हो सकता है, पैसे पेनल्टी, कुछ भी पैसों से रिलेटेड हो सकती है। तो पेनल्टी आप किसी
जैसे आपने हमेशा सिर्फ ये सुना होगा कि पेनल्टी लग गई। पेनल्टी ऑलवेज पैसों के टर्म्स में ही नहीं होती है, ये इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में डालने की भी पेनल्टी। अगर आप LLP के अंदर कुछ भी फॉल्स डिक्लेरेशन करते हो, कोई भी पार्टनर करता है, इधर वो डेजिग्नेटेड हो कोई भी नॉर्मल पार्टनर, उसको पेनल्टी पे आउट करनी पड़ेगी। या तो आप जेल जा सकते हैं 2 साल तक, या फिर फ़ाइन आप दे सकते हैं 10,000 से वो 5 लाख तक। वो आपकी बात पे डिपेंड है कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी वो बात है। तो ये पूरे के पूरे स्टेप्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। आप इसे खुद एक बार रीड आउट करना अच्छे से, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है। अब नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। इसका मतलब होता है कि हर एक LLP में कोई एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ पे हम सारी कम्युनिकेशन, नोटिस, एवरीथिंग वी नीड टू गेट एंड वी नीड टू रिसीव इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। ये अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक एड्रेस होता है, प्रॉपर एक ऑफिस होता है। यू कैन से अ प्रॉपर प्लेस वेयर वी नीड टू चेक कम्युनिकेशन, नोटिस, एवरीथिंग विच इज़ रिटन एंड विच इज़ नीडेड देयर। और यहाँ पर क्या होता है कि हम चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर आर कन्वीनियंस, कि हम किस तरीके से स्टेट टू स्टेट, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में अगर LLP है तो उसके स्टेट में ही उसका ऑफिस होगा। वी कैन चेंज एज़ पर आर कन्वीनियंस। तो ये हमें उस हिसाब से हम अपना एक ऑफिस रखते हैं बेसिकली, जहाँ पे LLP की हर एक कम्युनिकेशन नोटिस जो है वो वहाँ पर परफॉर्म होती हैं। तो ये एक नॉर्मल होता है सबके लिए, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए और नॉर्मल पार्टनर्स के लिए। एवरीवन दे नीड टू गेट दी रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेम ऑफ LLP एंड चेंजेस इन देयर इन। यानी कि यहाँ पे हम नेम किस तरीके से डिसाइड करते हैं LLP का, या फिर क्या चेंजेस हैं उसके थ्रू, ये अंडर सेक्शन 15 के अंदर में आता है। तो यहाँ पर है कि हर एक LLP का जो नेम है वो LLP से एंड होना चाहिए। आप वेदर कुछ भी नाम रखते हैं स्टार्टिंग में फर्दर, बट आपका जो एंड है वो LLP के साथ ही होना चाहिए कंपनी के नेम का। नेक्स्ट आता है कि कोई भी जो LLP है वो रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में नहीं करवाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में नहीं है, फॉर एग्जांपल अनडिज़ायरेबल, ऐसी चीज़ जो लॉफुल नहीं है, जो अनडिज़ायरेबल है, अनवांटेड है, वो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कभी भी रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट है कि जो किसी और कंपनीज़ के नेम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें एक यूनिक नेम ढूंढना होता है जो किसी भी कंपनी का नहीं होता। LLP, बॉडी कॉपरेटिव, ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने नेम वगैरह सिलेक्ट कर लिया, अब उसका रिजर्वेशन कैसे कराते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक यूनिक नेम और एक ऐसा नेम होना चाहिए आइडेंटिफिकेबल हो गवर्नमेंट के द्वारा। तो अनडिज़ायरेबल नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेबल होनी चाहिए, जैसे हमने भी पीछे पढ़ा था। LLP के पार्टनर्स होते हैं, अगर वो LLP की नेम जो है वो चेंज करना चाहता है आफ्टरवर्ड्स, तो दे कैन डू, दे हैव राइट टू चेंज द नेम ऑफ LLP, बट इट इज़ इन दी एग्रीमेंट, रिटर्न होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आता है पेनल्टी क्या होगी इन प्रॉपर यूज़ ऑफ LLP। अगर हम LLP का इन प्रॉपर वर्ड्स में यूज़ करते हैं तो उसका क्या पेनल्टी होगी। मैंने जैसे आपको पेनल्टी के बारे में पीछे बताया था, तो पेनल्टी उसकी होती है कि फ़ाइन होता है 10,000 से लेकर 5 लाख तक का, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। और यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो इन प्रॉपर यूजेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबसे पहले। तो उनको जो है वो अमाउंट पे करना होगा 10,000 रुपये से 1 लाख तक। ये तो है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर ये सब जो है वो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो आपको पेनल्टीज याद करने की क्या होती है, किस तरीके से, और ये आपको चेंज द नेम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से करता है वो हमने पीछे पे पढ़ा, आप यहाँ कहीं से भी इसको याद कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ एग्जाम आर कमिंग। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं छोटा छोटा आपको बता रही हूँ सिर्फ आप वही पढ़ते जाओ। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है चेंज ऑफ नेम का। तो सबसे पहले वो भी आपको नेम रखना है अपने LLP का, उसको आप एग्रीमेंट में डिज़ाइन करवाइए, एग्रीमेंट में उसको लिखवाइए विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी सेटिस्फाइड। उसके बाद आप उसको ROC को देंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। विद इन 30 डेज़ वो क्या करेगा, उसको रिक्विटाइज फ़ीस आप उसे देंगे ऑलरेडी, तो वो रिक्विटाइज फ़ीस को जो है वो दे देगा LLP को, जो हेड होता है वहाँ का। उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन इन सेंस रजिस्टर, वो आपको रजिस्टर कर लेगा आपका नेम जो है। उसके बाद आप उसको नेम को यूज़ कर सकते हैं और आपके अलावा उसको नेम को कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से हम अपने आप का नेम डिसाइड करते हैं जिससे कि उसको कोई कॉपी ना कर सके, लाइक दैट। नेक्स्ट आता है कि चेंज ऑफ नेम बाय ROC ऑन रिक्वेस्ट बाय अनदर एंटिटी। इसका मतलब होता है कि हमें नेम को चेंज करना है ROC में जो हमने लिखवाया था किसी और एंटिटी के रिक्वेस्ट पे। इस केस में क्या होता है कि कई बार 2 कंपनीज़ के जो नेम है वो सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो
इस केस में हम दूसरे किसी और एंटिटी के कहने पर आरओसी जो है वो हमारी कंपनी का नेम चेंज करता है, जिस वजह से यहाँ पर 24 मंथ्स जो है वो यहाँ पर लग जाते हैं हार्ड टू हार्ड, यानी कि 2 साल यहाँ पर आपके एलएलपी के नेम, यानी कि प्रोसेस इसका बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसका पूरा आपके पास प्रोसीजर आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको इतना जानना है कितना टाइम लगता है और होता क्या है। तो ये यही होता है कि किसी और के कहने पर, किसी और एंटिटी के कहने पर आपका जो है वो नेम चेंज करता है। इट इज़ कॉल्ड दी नेम चेंजिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर एंटिटी, और ये अंडर सेक्शन 18 के अंदर में आता है। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ नेम वॉलंटरी बाय एलएलपी। तो उसमें वही सेम प्रोसीजर है। इसका मतलब है कि वो कोई भी वॉलंटियर है एलएलपी का, वो आपका नेम चेंज करवाना चाहता है खुद की कंपनी का, तो वही सेम प्रोसीजर है। आरओसी को आप अपना वही एग्रीमेंट वाला नेम लिख कर देंगे, नोटिस के साथ उसकी फ़ीस देंगे, नोटिस देंगे उसकी, उसके बाद वो आपका करेगा। ये 15 और 16 सेक्शन के अंदर में आता है। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशंस ऑफ नेम एंड एलएलपी। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कौन पार्टनर्स हो सकते हैं एलएलपी के, ये अंडर सेक्शन 5 के अंदर में आता है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई बॉडी कॉर्पोरेट होती है, और मैंने ये भी बताया था बॉडी कॉर्पोरेट कौन कौन सी होती है। इंडियन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी हो सकती है। इंडिया में जो एलएलपी होती है वो फॉरेन की एलएलपी होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी, और ये भी बताया था कि कौन नहीं हो सकता है पार्टनर। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती हैं वो नहीं हो सकते हैं। कोई भी ऐसी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑपरेटेड है वो नहीं होती है। कोई भी इंडिविजुअल ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लाइक दैट। और पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लाई करती है वो नहीं होती है। अब हम मूव करते हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं। अब हम उनकी कुछ लायबिलिटीज़ पढ़ते हैं। उनकी लायबिलिटीज़ ही होती हैं मोस्ट ऑफ द। तो लायबिलिटीज़ उनकी होती है कि हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो लीगल फुल होती है। मैंने जैसा आपको बताया था कि कुछ भी अगर हमारे पास इन कॉपरेशन में कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लेंगे। उनको अपने ही दम पर वो चीज़ें बोलनी पड़ेंगी या उसको संभालना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कन्वर्जेशन के लिए। कुछ भी अगर एलएलपी में कुछ भी कन्वर्जिंग होती है, कुछ भी चेंजिंग होती है, तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो ये 2 लायबिलिटीज़ होती हैं जो अंडर सेक्शन 8 के अंदर में आती हैं, जो आपको ये 2 आपको याद रखनी है, बस आपके सिलेबस में इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं चेंजेस क्या होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 एंड सेक्शन ए के अंदर जो एलएलपी है, एलएलपी अपॉइंट करती है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 30 डेज़ यानी 1 महीने के अंदर किसी भी वैकेंसीज़ को प्रोवाइड कर दिया कुछ भी किसी भी रीज़न से। तो ये हो गया कि हम उसे लेके कैसे आते हैं। और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं है कंपनी के अंदर, तो हर एक पार्टनर जो है वो डेजिग्नेटेड, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिफरेंस क्या है कि हाँ वो कंपनी के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, और अगर उस टाइम पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स किसी कंपनी में, तो हर एक पार्टनर जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाता है। अब हम आते हैं सबसे अच्छे पॉइंट पर अपने, दैट इज़ पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ द एलएलपी सेक्शन 26। इसका मतलब है कि जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा था कि पार्टनरशिप में वो एक एजेंट की तरह काम करता था। कोई भी पार्टनर, सेम एज एलएलपी में भी जितने पार्टनर्स होते हैं वो एक एजेंट के रूप में ही काम करते हैं कंपनी के या एलएलपी के अंदर, आप कह सकते हैं। वो भी एज अ एजेंट, लाइक कंपनी बिल्कुल अलग होती है, एलएलपी बिल्कुल अलग होती है, और जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनको कोई रिलेशन नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू वो काम करते हैं, एज एन एजेंट वो काम करते हैं। तो उनके पास क्या क्या वो अथॉरिटीज़, वो किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेस अथॉरिटी, उन्हें जो अथॉरिटी है उनके पास उसे एक्सप्रेस करते हैं, देन इम्प्लाइड करते हैं, उस चीज़ को वो वर्क में लेकर आते हैं कि पहले तो उन्होंने चीज़ों को बताया, एक्सप्रेस किया कि व्हाट इज़ देयर अथॉरिटीज़, उसका तो इम्प्लाइड करते हैं, फोर्सफुल करते हैं रियल लाइफ में। फिर अपेरेंट अथॉरिटी मींस, इसका मतलब होता है रीजनफुल, यानी कि किस नज़रिए से हम उस अथॉरिटी को पूरा कर रहे हैं, किस तरीके से हम देख रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है अथॉरिटी ऑफ इमरजेंसी। किसी भी मेन टॉपिक पे या किसी भी इमरजेंसी में कोई अथॉरिटी वो किस तरीके से काम करती है इमरजेंसी के बिहाफ पे, वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। तो ये 4 तरीके से कोई भी एजेंट, कोई भी अथॉरिटी काम करती है फॉर द पार्टनर। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज़ विसल ब्लोइंग। ये सेक्शन 31 के अंडर में काम करती है। इसका मतलब होता है कोई भी अनलीगलफुल तरीके से कुछ भी काम करना, किसी भी रूल्स को तोड़ना, जो कमिटेड रूल्स हैं या अनकमिटेड रूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना, किसी भी लॉ को, रूल को वायलेशन करना, उसको हम विसल ब्लोइंग बोलते हैं। और जो वो काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई रूल है जो सेट करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा और आपने उसको तोड़ा है, तो आप
विसल ब्लोअर बोले जाएंगे। जो भी इस रूल को तोड़ता है उसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं। तो बेसिकली कोई भी रूल तोड़ना या बिलो द बेल्ट जाना उसको विसल ब्लोइंग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ। एग्रीमेंट के सिचुएशन में वो यहाँ पर केस बन जाता है वॉइड का। अगर हम इसी केस में एग्रीमेंट को देखें या कॉन्ट्रैक्ट को देखें, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो उसे हम वॉइड कहते हैं। तो यही डिफरेंस है। तो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं पूरे चैप्टर के, दैट इज कन्वर्जन इनटू एलएलपी। आप पार्टनरशिप से कैसे एलएलपी में जाते हो, कंपनी से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके बताया था कि कुछ अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं जो नहीं आती है लिस्ट में, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये हम कन्वर्ट करते हैं। शेड्यूल होता है, प्रोवाइड होता है सेक्शन 55 से 58 तक के बीच में। इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म चल रही थी और अगर हम उसे एलएलपी में कन्वर्ट करना, भैया हमारे पार्टनरशिप में बहुत सारी कमियां हैं, हमें उसको एलएलपी में लेकर जाना है, हम नहीं चाहते पार्टनरशिप को और ज़्यादा रन करना। तो इसके लिए मतलब क्या है इसका कि हम अपनी भी प्रॉपर्टी का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपनी टेंजेबल इनटेंजेबल सारी एसेट्स जितनी है हमारे पास, राइट्स हैं, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस जो है हमें पूरी करनी है लोगों की, पीपल की, उनको सबको हम एक अंडरटेकिंग कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरी कंपनी में, एक दूसरे पार्ट में, उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो अब एलिजिबिलिटी क्या है कन्वर्जन की, तो आरओसी है वो बताता है कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। कोई भी दूसरे मतलब जो दो पार्टनर्स, जैसे कि आप पार्टनर्स हैं पूरी कंपनी में, तो आप ही कर सकते हैं, कोई भी अनदर पार्टनर अनदर कोई भी पर्सन है वो आकर के कोई इस प्रोसेस को नहीं कर सकता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को वो फॉलो नहीं कर सकता है। कुछ क्राइटेरिया सेट होते हैं, फिक्स होते हैं, जिससे आप ही पार्टनर है तो आप ही इस चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रोसीजर क्या है कन्वर्जन का। तो सिंपल प्रोसीजर है, जैसे कि आप डिसाइड कर लो, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड करते हैं चीज़ों को किस तरीके से क्या प्रोसेस होने वाला है। नेक्स्ट है कि हम नेम, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हम नेम जो है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन ड्राफ्टेड वगैरह हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर फाइलिंग करते हैं एप्लीकेशंस की। उसके बाद हम आरओसी के थ्रू उसको रजिस्ट्रार करवाते हैं, देन इन्फॉर्मेशन वगैरह गेट करते हैं अबाउट द कन्वर्जन। तो कुछ ये प्रोसीजर होता है कन्वर्सेशन का, तो आपको ये याद रखना है। और एलिजिबिलिटी आपको पता ही है और मीनिंग क्या होता है, ये हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम कन्वर्जन करते हैं प्राइवेट कंपनी से किसी एलएलपी में तो क्या प्रोसीजर होता है। ये अंडर सेक्शन 56 के अंदर आता है। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो इटसेल्फ एक एलएलपी में कन्वर्ट होती है अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर है, जैसे कि सेम प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं, वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। तो आप एक ही चीज़ को याद कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट में सब कुछ सेम होता है, स्टिल दे हैव टू गो विद देयर पर्सनल थिंग्स। और वहाँ पे पब्लिक, क्योंकि पार्टनरशिप है, सबकी राय वगैरह जाननी होती है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो सिर्फ ऑनर होते हैं, वो बहुत जल्दी ईजिली जो है वो गेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो वही सेम प्रोसीजर आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इफ़ेक्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन का, कि हम कन्वर्जन करते हैं जब तो उसे हम रजिस्ट्रेट कराते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्या इफ़ेक्ट होता है, दैट इज़ एग्जिस्टेंस। एक एलएलपी का एग्जिस्टेंस हो जाता है कि हाँ आपके पास ये एलएलपी जो नेम है वो दोबारा से रजिस्टर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है चीज़ें, यहाँ पर जो एंटिटी है, पहचान है, वो लोगों में बट भी जाती है कन्वर्जन से। आपके पास जो एंटिटी होती है वो रिमेन रहती है। नेक्स्ट आता है वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। वाइंडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एंड होना या फिर किसी भी चीज़ को समेट लेना, उसे हम वाइंड अप कहते हैं। तो एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर लीगल प्रोसेस होता है स्टार्ट करने को, वाइंड अप करने का भी। जैसे मैंने आपको बताया कि मीनिंग क्या होता है वाइंड अप का, कोई भी चीज़ जो है वो अबाउट टू एंड होती है किसी भी चीज़ में एलएलपी के, तो वो वहाँ पर हम उसे वाइंड अप कर देते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप किसी भी पार्ट को ले सकते हैं वाइंडिंग अप के। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जब हम वाइंड अप करते हैं किसी भी एलएलपी को। तो कुछ स्टेप्स हैं, 8 स्टेप वी नीड टू फॉलो वाइल दी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला है कि हम फाइल करते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। ट्रिब्यूनल होता है जहाँ पर हमें न्याय मिलता है, उसको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो हम कोई भी जो हमारे पास प्रॉब्लम है या फिर वाइंड अप करने का रीज़न, हम उसको वहाँ पर पे ऑफ करते हैं, फिल करते हैं एलएलपी में। जो भी हमारे साथ इशू हो रहा है फॉर द वाइंडिंग अप, देयर शुड बी इशू। आपके पास वाइंडिंग अप करने के लिए कंपनी को कोई इशू होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, हम कोर्ट की हियरिंग का वेट करते हैं टिल द टाइम जब तक
नहीं आ रहा है कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी सुनवाई वगैरह, तो जब हम लोग पाते हैं हम लोगों ने ट्रिब्यूनल, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्लेस जहाँ पर हम को न्याय मिलता है, दैट इज़ कोर्ट एंड ऑल, तो वहाँ पर हम जब हमें ऑर्डर मिल जाता है या हम ऑर्डर हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हम एक मीटिंग को जो है वो हेल्ड करते हैं जहाँ पर क्रेडिटर्स एंड रेलिवेंट पार्टी जिससे भी हमें प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको वहाँ पे शेयर करते हैं। अपॉइंटमेंट होती है लिक्विडेटर की। लिक्विडेटर एक पीपल होते हैं, मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में यही है, इसको पढ़ाते हैं। फिर सारी की सारी, जैसे आपने डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पढ़ा था, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ होती है कि सारे एसेट्स की रियलाइजेशन होती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम सारे के सारे क्रेडिटर्स के बिहाफ पे जो भी उनको बन रहा है। नेक्स्ट क्या आता है कि लिक्विडेटर का यहाँ पे रोल डिफाइन करते हैं और यहाँ पे जो है वो वाइंडिंग अप हो जाती है एट द एंड ऑफ द कंपनी। और ये 7-8 महीने का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, और ये एट द एंड ये 1 ईयर तक तो ये खींची जाता है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना होता है हमें, जिससे हम अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वाइल डूइंग द कंपनी, वर्किंग इन द कंपनी, तो हम उसे वाइंड अप कर सकते हैं विद दिस प्रोसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज़ लिक्विडेटर। इसका मतलब होता है, लिक्विडेटर एक वो ऑफिसर होता है, जहाँ पे हमने जब डिसोल्यूशन हमने चैप्टर पढ़ा था क्लास 12th में, तो हमने पढ़ा था कि हमारी सारी की सारी जब हम कंपनी को डिसोल्यूट करते हैं तो सारी की सारी एसेट्स जो हैं वो रियलाइज्ड होती हैं और लिक्विड जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो बांट देते हैं हम सारे के सारे पार्टनर्स में। तो यहाँ पे यही होता है कि लिक्विडेटर वो ऑफिसर होता है जहाँ पर हम सारी की सारी जो एसेट्स है बिजनेस यूनिट्स की, हम उसे रियलाइज करवाते हैं, और जो भी हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, इधर वो क्रेडिटर्स एंड एवरीवन, वी नीड टू पे आउट द पार्टनर्स ओनली। तो लिक्विडेटर्स की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहला तो होता है कि जो एलएलपी है वहाँ पे नेसेसिटी क्या है, बेनिफिशियल, हर एक चीज़ को बेनिफिशियल बनाने के लिए एलएलपी में, कि पहले तो कंपनी वाइंड अप ही ना हो। सबसे पहला काम तो इसका यही होता है कि चेक करना कि किसी भी तरीके से अगर कंपनी जो है वो रिमेन रहती है तो उसको हम वाइंड अप नहीं करेंगे, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। बट अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है सो दे नीड टू बी वाइंड अप। नेक्स्ट आता है कि फिर हम सारे के सारे जो डीड्स हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं, उसको हम पूरा चेक करेंगे, उसका पर्पस देखेंगे कि कब तक क्या इनको करना था, किस तरीके से। उसके बाद हम उसको कस्टडी में, आपने कई बार सुना होगा कि पेपर्स हमारे प्रॉपर्टी हमारी कस्टडी में चल रही है, तो यही होता है। वे लिक्विडेटर क्या करता है, उन चीज़ों को कस्टडी में ले लेता है, जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, जो भी आपकी एलएलपी में एसेट्स होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने अकाउंट प्रिपेयर करे होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसको इंस्पेक्ट करती है, उनको चेक करती है, रिकॉर्ड रखती है उनका। देन जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसीजर वो लोग फॉलो करते हैं, वो 15 डेज़ के अंदर उन कस्टडी को कंसल्ट करते हैं अपने सुपीरियर्स के साथ। उसके बाद वो एक मेन कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये वर्क होता है लिक्विडेटर का, जो ये फॉलो करते हैं, और ये इनकी ड्यूटीज़ होती है जो दे हैव टू पे ऑफ। और चीज़ों को कस्टडी में रखने के बाद जब वो चीज़ें पूरी सॉल्व आउट हो जाती हैं, जब वो वाइंडिंग अप हो जाती हैं, तो वो उन लोगों को उनका बचा हुआ पैसा दे देते हैं, जो जितना भी उनसे उनको मिलता है, ठीक है, जो भी सामान बेच के या फिर किसी भी चीज़ों से जो उन्हें पैसा मिलता है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ काम होते हैं लिक्विडेटर्स के। और लिक्विडेटर, आपको टर्म याद रखना है, शॉर्ट नोट में आ जाता है, और ड्यूटीज़ इनकी याद रख लेना, दैट इज़ इनफ। ये चैप्टर था, ये यूनिट कह सकते हो आप एलएलपी। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा, आज मैंने आपको सेकंड पार्ट भी करा दिया। तो आज हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट यूनिट हमारी एक रह गई है, दैट इज़ डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वो यूनिट 2 है, उसको भी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखना, उसके बाद ही आप पार्ट 2 समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आप कुछ भी इसमें समझ में नहीं पाएंगे।